हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे ठगों से सावधान करूंगा जो भोले भाले लोगों को गुमराह करके उनके बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके अकाउंट से किसने सारे के सारे पैसे निकाल लिए, साफ कर दिया, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। लोग कहते हैं ठगों को पकड़वाने के लिए, पैसा वापस दिलाने हमारी मदद करिए। सैकड़ों फोन हर रोज इंडिया टीवी के पास आते हैं। हो सकता है आपको भी किसने ठगने की कोशिश की हो। आपके पास भी इस तरह की कॉल आई हो जिसमें कॉलर ने कहा हो कि वो बैंक से बोल रहा है, आपका खाता बंद होने वाला है या आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपका अकाउंट अपडेट करना है, आपने केवाईसी नहीं कराया है, केवाईसी करना है। और अगर आप इस कॉलर के झांसे में आ गए, धोखे में आ गए, आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स कॉलर को दे दी, तो समझिए आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। और हैरानी की बात यह कि इस तरह की ठगी को छोटी छोटी जगहों पर करने वाले लोग भी अंजाम दे देते हैं। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस तरह की ठगी वाली ज्यादातर कॉल्स झारखंड के जामताड़ा से जनरेट होती हैं। बड़े बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों को ठगने वाले लोग झारखंड के एक आदिवासी गांव में बैठे बिना पढ़े लिखे ठग हैं। झारखंड के नक्सली इलाके में आदिवासी गांव में बैठे लोग देश भर के लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं। ठगे जाने के बाद लोग पुलिस के चक्कर काटते हैं, लेकिन न पैसा वापस मिलता है न ठग पकड़े जाते हैं। और अब तक इस तरह के गिरोह के बारे में किसी को पता भी नहीं था। ये ठग, इस गिरोह के मेंबर्स पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश की पुलिस ने 1500 किलोमीटर दूर झारखंड में जामताड़ा इलाके के आदिवासी गांव से इन ठगों को पकड़ लिया है। और इन जालसाजों की जो डिटेल्स सामने आई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश की पुलिस को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये लोग इतने शातिर हो सकते हैं, क्योंकि आदिवासी गांव से डिजिटल ठगी हो रही थी। गांव के ज्यादातर लोग यही काम करते, यही उनका धंधा बन गया है, और पूरा का पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व है। इस काम में ठगों की मदद करता है। अगर पुलिस पहुंच जाए तो महिलाएं पुलिस पर पथराव करती हैं, ठगों को भागने में मदद करती हैं। अब तक किसी राज्य की पुलिस की टीम इस गांव के ठगों को पकड़ नहीं पाई थी। कई राज्यों की पुलिस वहां गई, लेकिन उल्टे पांव वापस आना पड़ा। पहली बार मध्य प्रदेश की पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा। मध्य प्रदेश की पुलिस पर पत्थरों की बारिश हुई, लेकिन उसने ठगों को छोड़ा नहीं। बाद में जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये दूसरी और तीसरी क्लास पास हैं। ऐसे ठग हैं जिन्होंने जामताड़ा में बैठकर अकेले मध्य प्रदेश के लोगों से 8 करोड़ रुपए ठग लिए थे, यानी उनके बैंकों से 8 करोड़ रुपए गायब कर दिए थे। ये ठग इतने शातिर होते हैं कि सामने वाला इनकी बातों में आ जाता है, एक तरह से सम्मोहित हो जाता है। उसको लगता है कि फोन पर जो शख्स है वो वाकई में बैंक का अफसर है। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि भोपाल में एक बुजुर्ग के अकाउंट से इन ठगों ने 10.5 लाख रुपए निकाल लिए। अब सोचिए उन पर क्या बीती होगी। इन बुजुर्ग की बात सुनना जरूरी है, तभी आप इस तरह की ठगी से बच पाएंगे, इसे समझ पाएंगे। हमसे केवाईसी का एक मैसेज आया हमारे मोबाइल पर कि आपका केवाईसी आप इसको अपडेट कीजिए, नहीं तो कल से आपका बैंक खाता और ये पैन कार्ड वगैरह ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा, फिर मैंने फ़ोन लगाया कि बैंक से आया है क्या। 11 बजे की बात थी ये, तो वही 5 तारीख को 5 ये जून, हाँ। तो हम सोचे कि हमारे अकाउंट के ये अकाउंट आया होगा यहीं से, हमारे जहाँ अकाउंट है। तो मैंने देखा कि वो बोला कि नहीं, मैं तो बांद्रा कुर्ला हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, मुंबई के,
हाँ, तो आपको आज ये बंद हो जाएगा। हम बोला भाई हेड ऑफिस से बोल रहा है तो मुझे शक हुआ नहीं, तो मैंने अपना ये बताया कि ठीक है KYC वगैरह का जो था, तो मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड बता दिया उसको। बाद में उसने मेरे से कुछ बोला कि ये अभी जो हमने से आपसे बात हुई है वो हमारी क्लियर नहीं हो पाई, हमने ये नहीं किया, एक नंबर मैं आपको बताता हूँ, वो नंबर को आप डिटो कीजिए। तो उसने बताया तो मैंने उस नंबर को डिटो कर दिया। फिर उसके बाद बोला कि नहीं ये हो गया, गलत हो गया, तो आप दूसरे नंबर बताइए। इस तरह से उसने वो 4-5 बार किया। फिर उसने मेरे को ये बताया कि आपका जो है ये 24 घंटे के बाद ये अपडेट होगा। तो मेरे को शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ मेरे साथ कुछ किया है। तब तक आप OTP दे चुके थे? OTP में दे दिया था ना, वही OTP नंबर तो बता रहा था वो कि OTP आपका जो है अभी अपडेट करने के लिए ये देना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हमने बोला भाई वहाँ का हेड ऑफिस का बोल रहा है तो गलत थोड़ी बोल रहा है, तो मैंने दिया, तो उसमें से निकाला। फिर मेरे को शक हुआ, उसने एक वर्ड यही बोला कि 3 दिन आपका ब्लॉक रहेगा ये। तो मैं क्या किया, फिर अपने ये लड़के हमारे हैं, इनको बोला यार ऐसा ऐसा हुआ, थोड़ा पता लगाओ। तो पता लगा, जब तक कि उतना उसने निकाल दिया था उसमें। तो ये आपको मैसेज नहीं आया जो 27? मैसेज क्या किया कि मेरा फ़ोन नंबर उसके पास तो था ही, कि पता नहीं कैसे ले लिया था। उसने कैसे ब्लॉक करा दिया वो हमारा, वो अपना कोई नंबर डाल दिया शायद उसमें। अच्छा, हाँ। तो आपको एक भी मैसेज नहीं? एक भी मैसेज नहीं मिला मेरे को। अच्छा, बैंक से कोई मैसेज नहीं मिला। हाँ। तो बैंक को मैसेज नहीं मिला, केवल विड्रॉवल का जो है पूरा। हाँ। बाद में ये चार्ट लेके आए वहाँ से। हाँ। बैंक से, तो 10,40,000 समथिंग 320 रुपया ऐसा कुछ उसने निकाला था। जिन बुजुर्ग की बात आप सुन रहे थे उनका नाम है देवनाथ पाठक। देवनाथ पाठक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, नियम कायदे जानते हैं, रिटायर हो चुके हैं। और उनकी बात मैंने आपको इतनी डिटेल में इसलिए सुनाई ताकि आपको पता चल सके कि ये साइबर फ्रॉड करने वाले किस तरह अपने टारगेट को चुनते हैं, किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। डिजिटाइजेशन के जमाने में जो लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाते, इसी तरह के लोग ठगों का ज्यादा शिकार होते हैं। और ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं। इसलिए अगर कोई आपको फोन करके कह दे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो परेशान ना हो, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि डर गए तो समझो लुट गए। ठग आपसे बार बार KYC अपडेशन के नाम पर आपसे OTP बताने को कहेगा। अगर एक बार OPT बता दिया तो सबसे पहले ये ठग आपके ट्रांजैक्शन का मैसेज ब्लॉक करेगा, जिससे आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है। असल में ये लोग KYC अपडेट करने के नाम पर जो OTP भेजते हैं, उसके जरिए पहले वो खाते से लिंक फोन को बदलते हैं, फिर अपना फोन नंबर वहां एंटर कर देते हैं, और इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो अकाउंट होल्डर के पास नहीं पहुंचेगा, बल्कि ट्रांजैक्शन का मैसेज ठगी करने वालों के मोबाइल पर आता रहेगा। यानी बैंक से पैसे निकलते रहेंगे और अकाउंट होल्डर को पता तक नहीं चलेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि 1,500 किलोमीटर दूर जामताड़ा में बैठकर इन ठगों को फोन नंबर का पता कैसे लग सकता है, उनके अकाउंट के बारे में जानकारी कैसे हो जाती है। हकीकत है कि जो ठग होते हैं उन्हें न तो यह पता होता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, और न ही यह पता होता है कि उसका अकाउंट किस बैंक में है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक या इस तरह के सोशल मीडिया की साइट्स पर ऐसे लोगों के प्रोफाइल ढूंढते हैं जिनके पास पैसा होने की उम्मीद होती है, और जो लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ ना हो। अगर इन लोगों के नंबर सोशल मीडिया प्रोफाइल से मिल गए तो ठीक, वरना ये लोग किसी भी कंपनी के मोबाइल नंबर से एक सीरीज को सेलेक्ट करते हैं, शुरू के 6 डिजिट उससे ले लेते हैं और फिर आखिरी 4 नंबर रैंडमली लगाते हैं। जिसका फोन लग जाए उससे सीधा कहते हैं कि खाता बंद होने वाला है, उसने KYC नहीं करवाया है, उसका खाता ब्लॉक किया जा रहा है। अगर कोई डर गया, उसने इनको अपने खाते के बारे में जानकारी दे दी, तो उसके खाते से सारे पैसे गायब हो जाएंगे। अगर किसी ने इन लोग को डांट दिया तो ये लोग गालियां भी देते हैं, धमकाते हैं और फोन काट देते हैं।
जब देवनाथ पाठक की शिकायत पर भोपाल पुलिस की साइबर सेल ने जांच शुरू की तो पता चला कि देवनाथ के खाते से पैसे 8 अलग अलग बैंक अकाउंट में भेजे गए थे। सारे के सारे बैंक अकाउंट जामताड़ा से ऑपरेट हो रहे थे। इसी के आधार पर पुलिस जामताड़ा पहुंची, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। इनके पास से दर्जनों मोबाइल फोन, 11 एटीएम कार्ड और 50 सिम कार्ड बरामद हुए। इनका मोडस ऑपरेंडी तो खैर बहुत ही टिपिकल है, जो पास्ट में भी काफ़ी बार होते आया है, बट इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि इन्होंने सक्सेसफुली बहुत समय तक ये किया है और कई बार इन्होंने पुलिस का जो अरेस्ट है उसको इवेड किया है। जो इनका काम करने का तरीका है वो OTP फ्रॉड ही है, जिसमें ये लोग लोगों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका ATM कार्ड ख़राब हो गया है या फिर आपके बैंक में कोई चेंजेस है जिसको रेनोवेट कर जिसको चेंज करना है, और ये कह के वो लोग मल्टीपल टाइम्स पासवर्ड OTP ले लेते हैं और इस तरीके से ठगी करते हैं। ये वाला जो केस है इंटरेस्टिंगली इसमें अमाउंट काफ़ी बड़ा था। यूजुअली लोग 1000-2000, इसके बाद पीपल रियलाइज की चीज़ें गड़बड़ है या फिर 10-20 हज़ार के बाद। ये वाला जो केस था इसमें ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास के पैसे इस व्यक्ति से निकाले गए थे। ये जो है BHEL के एम्प्लॉई हैं और इनके पास 27 टाइम्स कॉल कर कर इनको अलग अलग बहाने बनाकर इनके पास से पैसे लिए गए। ये हमारे पास अराउंड कुछ समय पहले ही कंप्लेंट आया था, तो इसका संज्ञान साइबर सेल में लिया गया और उन्होंने बहुत अच्छे से काम करते हुए जामताड़ा में जाकर और आसनसोल इन एरियाज में जाकर रेकी करने के बाद इस गैंग को पकड़ा है। जो लोग ठगी में पकड़े गए हैं उनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई जो ऑनलाइन ठगी करते हैं वो काफी पढ़े लिखे होंगे, कंप्यूटर सेवी होंगे, एक्सपर्ट होंगे, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें से एक ठग सिर्फ दूसरी क्लास पास है और दूसरा तीसरी तक पढ़ा है, एक 8वीं तक। हां, 2 लोग पढ़े लिखे मिले, एक बीटेक है और एक ने LLB की हुई है। पूरे गैंग में सबका रोल फिक्स्ड है। जैसे मोहम्मद अफजल, ये 3rd क्लास पास है। इसका काम था बैंक अकाउंट और सिम कार्ड का इंतजाम करना। जब पैसा अकाउंट में पहुंच जाता तो उसे ATM से निकालने की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। गिरोह का दूसरा मेंबर गुलाम मुस्तफा 8वीं पास है। यह आसनसोल का रहने वाला है। इसका काम था खुद के नाम पर फर्जी अकाउंट खुलवाना और फिर दूसरे आरोपियों पर कमीशन लेकर उसे बेचना। दूसरी कक्षा तक पढ़ा संजू यही काम करता है। वो फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाता था। इस पूरे रैकेट में मेन ऑपरेटर के तौर पर काम करता था मोहम्मद इमरान अंसारी और अभिषेक सिंह। इनमें से मोहम्मद इमरान अंसारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है, वो बीटेक है, और वही नकली बैंक अफसर बनकर लोगों से बात करता था। लोगों से OTP लेकर उनका पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम इसी का था। इसी तरह अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करने का काम अभिषेक सिंह करता था। अभिषेक वकालत की पढ़ाई कर चुका है, LLB कर चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि उनके पास ये बैंक अकाउंट कहां से आते थे? तो यह काम मोहम्मद अफजल, गुलाम मुस्तफा और संजू देवनाथ करते थे। ये लोग जामताड़ा और आसनसोल के पिछड़े गांव के गरीब लोगों के बैंक खाते खुलवाते थे और फिर इन खातों का इस्तेमाल, इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ठगी के पैसे को ट्रांसफर करने में करते थे। इसके बदले में गांव में रहने वालों को हर महीने 10,000, 15,000 की रकम दे दी जाती थी। जिनके नाम पर अकाउंट खुले होते हैं, चूंकि गांव वालों की भी कमाई हो रही थी, इसलिए जैसे ही पुलिस इन ठगों को पकड़ने के गांव में पहुंचती है तो गांव वाले ठगों का बचाव करते हैं। गांव की महिलाएं सामने आ जाती हैं, दीवार बना देती हैं, पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके जाते हैं। भोपाल से जो टीम इन आरोपियों को पकड़ने गई थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उस पर भी पत्थर फेंके गए, उसे भी महिलाओं ने रोकने की कोशिश की। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने वहां पर देखा कि काफ़ी अधिक उसमें मतलब गांव के 80% लोग साइबर फ्रॉड करते हैं जी, और जिसमें कि OTP काम चलता है, खाता बेचने का, खरीदने का काम चलता है, इसके अलावा फर्जी सिम कार्ड्स का काम चलता है। जब ऐसा देखा तो उसके बाद में जितने भी लोग ऐसा करते हैं और अपने प्रकरण के संबंध में जो लिखते हैं उनको अपने गिरफ्तार किया है। उसके बाद में जैसे हमारी टीम जामताड़ा पहुंची तो संदिग्धों की तलाश में, तो वहाँ के पुरुष, सारे पुरुष वहाँ के भाग जाते हैं आमतौर पर, और महिलाएं जो रहती हैं वहाँ की, वो महिलाएं आगे आ जाती हैं। आपके ऊपर भी बिल्कुल
हम लोगों को बिल्कुल यही हुआ, हम लोगों के साथ में यही हुआ कि वहाँ के सारे पुलिस, जैसे पुलिस की गाड़ी पहुंची बाहर की, अच्छा गाड़ियों के लिए देखते हैं लोग कि गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, किस नंबर की गाड़ी है, किस राज्य से गाड़ी आई है। जैसी गाड़ी देखते वहाँ के सारे पुरुष भाग जाते हैं गाँव के, और महिलाएं आगे जाती हैं, और झूमा झपटी और पथराव और सारी प्रक्रिया वहाँ पे चलती रहती है। और जैसे हम लोग अंदर पहुंचे तो गांव की महिलाएं सारी इकट्ठी हो गई और हम लोगों को पकड़ने लगी। मतलब किसी को ना घर में घुसने दिया, ना ऐसी कुछ कार्रवाई हुई, और गाड़ी में पथराव कर दिए, गाड़ी का शीशा फूट गया। लेकिन ये किस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। झारखंड के जिले में करीब करीब हर राज्य की पुलिस टीमें विजिट कर चुकी हैं। सोचिए, यहां के साइबर अपराधियों ने नागालैंड तक के लोगों से फोन पर ठगी की। कुछ दिन पहले नागालैंड की पुलिस एक आरोपी को पकड़ कर ले गई। इसी तरह केरल की भी एक महिला से इन शातिरों ने हजारों रुपए ठग लिए। जामताड़ा जिले के कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जहां साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है, जहां यही काम होता है। इसके साथ साथ देवघर, गिरिडीह और धनबाद जैसे जिलों में भी साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है, वहां एक्टिव हैं। जामताड़ा के साथ साथ गिरिडीह में साइबर फ्रॉड को लेकर अलग से साइबर सेल बन चुका है। पुलिस का कहना है कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अपराधी ठगी करने के, लोगों को लूटने के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। अब ये लोग सिर्फ फोन कॉल नहीं बल्कि लोगों के मोबाइल पर लिंक्स भेजकर ठगी करने लगे हैं। कभी आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर, तो कभी जीएसटी के नाम पर फ्रॉड करते हैं। कुछ ठगों ने तो कोरोना काल में कोविड-19 का टीका बुक कराने के नाम पर भी लोगों से पैसे ऐंठ लिए। पुलिस का कहना है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब किसी न किसी राज्य की पुलिस या कोई जांच एजेंसी के अफसर साइबर क्राइम के सिलसिले में जामताड़ा या आसपास के इलाकों में विजिट करते हो। हर रोज ये होता है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जामताड़ा ही साइबर क्राइम का सबसे पहला एपिसेंटर है, और फिर इसी की देखा देखी आसपास के दूसरे इलाकों में लोगों ने इसी तरह की ठगी को अपना पेशा बना लिया। पहले जो है डायरेक्ट ये लोग कॉलिंग करते थे, किसी राज्य का नंबर सीरीज में लगा दिया और एक के बाद एक कॉल करते चले गए और लोगों को अपने जाल में इन्होंने फंसाया। और अब धीरे धीरे ये लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। जैसे अब ये लोग बहुत तरह के लिंक्स भेजते हैं। उस लिंक में क्लिक करने से एक फॉर्म की तरह का एक ओपन होता है, उसमें ये डिटेल भरने के लिए बोलते हैं, और इनके पास कुछ दूसरे लिंक्स होते हैं, उसके मदद से वो जो जानकारी सामने वाला व्यक्ति भर रहा है उसको ये देख पाते हैं। इस प्रकार से वो चीट कर लेते हैं। इसी प्रकार का बहुत सारा मॉडल्स है इनका। कई बार एनीडेस्क या टीम व्यूअर ऐसे इस प्रकार के ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं, और इस तरह के ऐप्स डाउनलोड करने के बाद और एक निश्चित कोड होता है, उसको शेयर करने के बाद सामने वाले का जो मोबाइल का स्क्रीन का जो भी गतिविधि है वो ये व्यक्ति देख पाता है। तो जो ओटीपी वगैरह गिरता है वो भी ये देख लेता है। तो इस प्रकार के कई सारे मॉडल्स हैं जिनका ये लोग उपयोग करके लोगों को ठगते हैं, और धीरे धीरे ये लोग हाईटेक होते चले जा रहे हैं। लगभग हर राज्य की पुलिस आती रहती है। अभी नागालैंड की पुलिस कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में भी आई थी, और जामताड़ा और देवघर से उन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं इस विषय में। केरल का अभी कुछ दिन पहले पुलिस आई थी। अब सवाल है कि जामताड़ा में ठगी करने वालों से कैसे बचें, इसकी धोखाधड़ी से आप कैसे सावधान रहें, तो इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखें। अगर कोई व्यक्ति फोन करता है जिसे आप नहीं जानते, तो अपने बैंक खातों की डिटेल उसको कतई न दें। अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। पैन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर तो बिल्कुल ना बताएं। अगर कोई आपसे क्रेडिट कार्ड का नंबर या ओटीपी पूछता है तो समझ जाइए वो ठग है, बेईमान है, आपको लूटना चाहता है। फोन डिस्कनेक्ट कर दें। मैसेज में आए स्पैम लिंक्स को बिल्कुल ना खोलें। अननोन नंबर से आए मैसेज के क्यूआर कोड को भी स्कैन ना करें। फ्री ऑफर के लालच में ना पड़ें। ऐसे लिंक्स को क्लिक ना करें, क्योंकि ये सारे के सारे ठगी के तरीके हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। इसके बाद भी अगर गलती हो जाए तो तुरंत इसकी जानकारी सबसे पहले अपने बैंक को दें। जरा भी शक हो तो बैंक को बताएं और फिर पुलिस के पास जाएं, क्योंकि फ्रॉड होने के कुछ घंटों के भीतर आप बैंक को उसकी जानकारी दे देंगे तो शायद बैंक आपकी मदद करे, शायद आपका अकाउंट लूटने से बच जाए। इसके बाद पुलिस को खबर दें तो हो सकता है पुलिस बैंक की मदद से ठगों तक, बेईमानी करने वालों तक, चोरों तक पहुंच जाए और आपका पैसा वापस मिल जाए।
मैंने आपको सिर्फ मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल दिखाया, लेकिन ऐसे हजारों केस हैं। आपको फिगर्स बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। हमारे देश में इस तरह की ठगी के 3137 मामले हर रोज हो रहे हैं। ये एवरेज है, 3137 मामले रोज। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शंस 41% बढ़े, 41%। इसके साथ साथ साइबर ठगी के मामले भी 28% बढ़े, 28% बढ़ गए। करीब 25,000 करोड़ की साइबर ठगी की गई, 25,000 करोड़। 2019 में साइबर क्राइम के कारण देश को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह कोई छोटी रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपए साइबर क्राइम की वजह से लूटे गए। इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको बताया यह खतरा कितना बड़ा है। अभी हाल ही की बात आपको बताता हूं, अकेले दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में साइबर ठगी के मामलों में 214 बैंक अकाउंट सीज किए हैं, 900 फोन जब्त किए हैं, 91 लोगों को जेल पहुंचाया है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप अपना पैसा संभाल कर रखें, अपने बैंक अकाउंट को बचा के रखें। लेकिन यह भी जरूरी है कि जालसाजों से डरकर, साइबर क्राइम से डरकर कहीं आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ही बंद ना कर दें। डिजिटल बैंकिंग पर, मोबाइल बैंकिंग पर अपना भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि यह बड़े काम की चीज है। और आज खासतौर पर यह समझने की जरूरत है कि आज डिजिटल इंडिया के लिए बड़ा दिन है। 6 साल हो गए, लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन से बहुत फायदा उठाया, इससे बहुत तरक्की हुई है। और खासतौर से पिछले 1-1.5 साल में, कोरोना के काल में, जब सब मुसीबत में थे, सब लोग घरों में बंद थे, तब पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, ऑफिस के काम के लिए, आप सब जानते हैं डिजिटल इंडिया बहुत काम आया। घर बैठे मनी ट्रांसफर ना होता तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाती। अगर डिजिटाइजेशन ना होता तो कोरोना से हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाती। आज भी वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल इंडिया काम आ रहा है। हमने जो ऐप बनाए हैं, पूरी दुनिया उनको फॉलो कर रही है। लेकिन ठगी तो वैक्सीन के नाम पर भी हो जाती है, बेईमानी तो कोरोना के नाम पर भी हो रही है। मुंबई में ठगों ने वैक्सीनेशन के फर्जी कैंप लगा दिए और लोगों को वैक्सीन के नाम पर सलाइन वाटर का इंजेक्शन लगाकर सर्टिफिकेट भी दे दिया। 6 करोड़ रुपए कमाने के लिए एक हॉस्पिटल के मालिक समेत 13 लोगों ने एक गैंग बनाया और 2,500 लोगों को वैक्सीन की जगह सलाइन वाटर का इंजेक्शन लगा दिया। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है। आज मुंबई पुलिस ने यह बात कंफर्म कर दी। इस वक्त लोग वैक्सीनेशन की जल्दी में हैं, क्योंकि जब दूसरी लहर आई थी तो बड़ा खतरा लोगों को लगा था, डर था। सब चाहते थे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लें। और कुछ दिन पहले तक जब वैक्सीन की कमी थी तो लोग वैक्सीन के डोज के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो गए थे। बस इसी का फायदा ठगों ने उठाया। एक डॉक्टर ने पैसा कमाने के लिए वैक्सीन के जगह लोगों को पानी का इंजेक्शन लगाने का फॉर्मूला निकाला और पूरी मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप जगह जगह लगा दिए। कुछ दिन पहले मुंबई की हिरन नंदनी सोसाइटी का जिक्र मैंने किया था। यहां फेक वैक्सीन लगाने की बात आपको बताई थी। लोगों ने इसे लेकर कांदीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। मुंबई पुलिस ने जांच की, शिकायत सही थी और अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस रैकेट का सरगना डॉक्टर मनीष त्रिपाठी निकला। उसने एक हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और फर्जी वैक्सीनेशन का धंधा शुरू कर दिया। वो हॉस्पिटल में लगने वाली वैक्सीन की खाली वॉयल्स को इकट्ठा करके उनमें पानी भरता था, फिर सोसाइटीज में वैक्सीनेशन के कैंप लगाता था और लोगों को वैक्सीन की जगह सैलाइन वाटर का इंजेक्शन लगा देता था। पुलिस ने बताया इस गैंग ने कैंप्स में 2,686 लोगों को, 2,686, ये कम फिगर नहीं है, 2,686 लोगों को वैक्सीन के नाम पर सैलाइन वाटर के इंजेक्शन लगाए गए। मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी विश्वास नागर पाटिल ने बताया कि जिन 10 वैक्सीनेशन कैंप्स में फेक वैक्सीन लगाई गई थी वो 25 मई से 6 जून के बीच ऑर्गेनाइज किए गए थे। एसआईटी की जांच में पता चला है कि फेक वैक्सीन का पूरा रैकेट चारकोप के शिवम हॉस्पिटल से चल रहा था। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी शिवम हॉस्पिटल में डेंटल क्लिनिक चलाता था। उसने वहां के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर
वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी का प्लान बनाया था। पुलिस का कहना है कि शिवम हॉस्पिटल के रेफ्रिजरेटर में से सलाइन वाटर स्टोर करके रखता था। जहां जहां यह रैकेट वैक्सीनेशन का कैंप लगाता था, वहां इस सलाइन वाटर को खाली वॉयल में भरकर लाया जाता था और फिर लोगों को इसी सलाइन वाटर के इंजेक्शन दिए जाते थे। अब तक फेक वैक्सीनेशन कैंप के मामले में मुंबई में 10 और ठाणे में 1 केस दर्ज किया गया है। जो 10 कैंप 25 मई से 6 जून तक ऑर्गेनाइज किए गए, उसमें फेक वैक्सीन या नॉर्मल सलाइन वाटर उसको बोल सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेट किया गया। 2686 लोगों को ये वैक्सीन दिया गया है टोटल 10 कैंप में। 3-4 दिन में 3 और आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जो मेन इसका सूत्रधार है फेक वैक्सीनेशन कैंप्स का। उसके बाद राहुल दुबे जो शिवम हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, जिसके विटनेसेस के हिसाब से वो यूज्ड वाइल है उसको रिफिल करने की जिम्मेवारी उनकी थी। और राजेश पांडे जो ऑर्गेनाइज एक कैंप ऑर्गेनाइज करने में जो कोकिलाबेन में एडमिन का काम करते हैं, लेकिन उसमें हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है। ये कैंप्स उसने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऑर्गेनाइज किए हैं। एक ही क्राइम सिंडिकेट है, एक ही हॉस्पिटल का इसमें मेजर रोल है और इसमें बाकी जगह के जो कैंप है और बाकी लोगों में बहुत सारे स्पेकुलेशंस है कि बहुत ज़्यादा जगह पे होगा, बहुत जगह इस टाइप के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, ऐसा कुछ निष्पन्न नहीं हुआ है। हमने इसमें एक बात की है, बीएमसी से बात भी किया है, वी हैव रिक्वेस्टेड टू सील दिस हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें ये सब रैकेट चलता रहा है। अब सवाल यह है कि पूरे मुंबई में एक गैंग फर्जी वैक्सीनेशन करता रहा, कैंप लगाता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। बीएमसी कहां थी, सरकार कहां सो रही थी? तो इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। असल में शुरुआत में तो इस गैंग के लोग असली वैक्सीनेशन ही लगा रहे थे, वो वैक्सीन असली थी। फेक वैक्सीन का कैंप लगाने का रैकेट चारकोप के जिस शिवम हॉस्पिटल से चल रहा था, इसी शिवम हॉस्पिटल ने पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ओरिजिनल वायल प्रोक्योर किए थे। शिवम हॉस्पिटल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 23,350 डोज प्रोक्योर किए और शुरू में लोगों को असली वैक्सीन ही लगाई गई। उन्हें असली सर्टिफिकेट भी दिए गए। शिवम हॉस्पिटल के मालिक ने अपनी टीम के साथ वैक्सीनेशन के जरिए 6 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट रखा। इसके लिए वैक्सीन की कम से कम 1 लाख डोज की जरूरत थी, लेकिन इतनी डोज खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए की जरूरत होती। रैकेट में शामिल लोगों ने इतनी रकम का जुगाड़ करने के लिए बैंकों में लोन लेने का प्लान बनाया, लेकिन लोन नहीं मिला, इसलिए ये लोग असली वैक्सीन खरीद नहीं पाए। लेकिन 6 करोड़ का टारगेट नहीं बदला। इसे पूरा करने के लिए शिवम हॉस्पिटल के लालची मालिक और बेईमान डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने वैक्सीन के खाली वॉयल्स में सैलाइन वाटर भरकर लोगों को लगाने का प्लान तैयार किया और यहां से वैक्सीनेशन कैंप में फर्जी वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। एक के बाद एक कुल 10 वैक्सीनेशन कैंप लगा दिए गए। ये जो इंटरोगेशन में पता चल रहा है, उनको ज्यादा ये टारगेट था 17,000-18,000 वैक्सीन तो डोसेस लिए थे ना, तो वैसे ही टप्पा टप्पा से वो बैंक से लोन करना और एडिशनल वैक्सीन के डोज लेना, लेकिन वो उनको पैसे प्रोक्योर करने में या वैक्सीन प्रोक्योर करने में उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रोसेस में यश नहीं आया, लेकिन बहुत सारे कमिटमेंट ऑलरेडी दे चुके थे और ये अच्छा आइडिया मिल गया ना कि सलाइन वाटर से भी पैसा मिलता है। शिवम हॉस्पिटल को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 23,350 डोजेज मिले थे, लेकिन पुलिस की जांच में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 526 वॉयल्स का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी के बाद पुलिस ने शिवम हॉस्पिटल के संचालक शिवराज पटारिया और उनकी वाइफ नीता को पकड़ा। हॉस्पिटल प्रमाइस में डेंटल क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को भी अरेस्ट किया गया। शिवम हॉस्पिटल में काम करने वाले राहुल दुबे को भी पकड़ा गया। राहुल दुबे ही खाली वॉयल में सलाइन वाटर भरता था। मुंबई के एक नामी हॉस्पिटल के कर्मचारी राजेश पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। राजेश पांडे ने फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाने में अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया था। मुंबई पुलिस ने फेक वैक्सीनेशन कैंप की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। इसकी कमान डीसीपी विशाल ठाकुर को दी गई थी। फेक वैक्सीन रैकेट में पैसा कमाने के लिए किस तरह से पूरा खेल खेला गया, यह जानने के लिए
हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने SIT के हेड विशाल ठाकुर से भी बात की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस कर सकते करके जब उनको छूट मिली तब उन्होंने 1 लाख वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने डिमांड किया, लेकिन वो 1 लाख वैक्सीनेशन को प्रोक्योर करने में ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपीस उनको लगने वाले थे। और उनका प्लानिंग सक्सेस ना होने की वजह से जो उन्होंने उनकी कमिटमेंट थी कि जहाँ पे उनको जो कैंप्स लेने थे या फिर जो लोगों को उनको वैक्सीनेशन सप्लाई करना था वो उनका रुकना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में ये सब जो भी फेक कैंपेन्स उन्होंने किए हैं वो फेक कैंपेन्स में जिन जिन लोगों को डोसेस दिए या तो ये डोसेस देने के बाद में जो अगर उनको 1 लाख डोसेस का अगर उनको मिल जाता उनका कंसाइनमेंट तो फिर वो इसी सब जो नकली वैक्सीन जिनको दिया हुआ है, सलाइन वाटर जिनको दिया है, वो सलाइन वाटर जिनको दिया है उनके सर्टिफिकेट भी उसी पीरियड में वो दौरान उनको जनरेट करने की उनकी प्लानिंग थी। अच्छा, मतलब उनका ये प्लान था कि जो नकली जो ये वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं इसमें जो 2600-2700 लोग हैं इनको जो असली सर्टिफिकेट देना है वो जो पूरी 1 लाख डोज आ जाएगी उसमें से वो असली सर्टिफिकेट देने वाले थे। बराबर है। सर आप ये बताएं कि ये जो सलाइन वाटर डालने का खाली बोतलों में इनका शीशियों में इनका प्लान बना वो कहाँ पर बनाया गया, किस अस्पताल में बनाया गया? जो सभी कॉन्स्पिरेसी का जो केंद्र अपन अगर ढूंढेंगे उसमें पता चलेगा कि शिवम हॉस्पिटल में सब कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब ये भी समझ लेते हैं कि फर्जी वैक्सीनेशन कैंप चलाने वाले रैकेट को कैसे पकड़ा गया, फर्जी वैक्सीन लगाने वाले कैसे हाथ में आए। इस गैंग ने 30 मई को कांदिवली वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी हीरा नंदानी हेरिटेज क्लब में वैक्सीनेशन कैंप लगाया। इस कैंप में सोसाइटी के 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की हर डोज के लिए 1260 रुपए चार्ज किए गए। जब कई दिन इंतजार करने के बाद भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं आया तो सोसाइटी के लोगों ने ऑर्गेनाइजर से सर्टिफिकेट मांगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन कैंप के ऑर्गेनाइजर्स ने फर्जी तरीके से वैक्सीनेट किए गए लोगों का डेटा कोविन ऐप में डाउनलोड किया। 8 और 9 जून के दरमियान जब लोगों को सर्टिफिकेट मिले तब लोगों को वैक्सीन को लेकर शक हुआ। दरअसल सर्टिफिकेट में लोगों के नाम तो सही थे लेकिन वैक्सीन लगाने की जगह, टाइम और तारीख सही नहीं थी। इसी के बाद लोगों ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आई। हॉस्पिटल के पति पत्नी डॉक्टर दोनों और उसके साथ सपोर्ट करने वाले बाकी के लोग, इस तरह से 13 लोगों का यहाँ पे अरेस्ट किया गया और इनका प्लान था कि 1 लाख वैक्सीन लाने का, बिकत लाने का और उसमें और पानी डाल के दूसरे और वैक्सीन बनाने का, और ये प्लान के साथ इन्होंने काम किया था। लेकिन जब ये लोग ये कर रहे थे तो इनको वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट देने चाहिए वो सर्टिफिकेट देने में उनको पीछे आगे पीछे हुआ, इसलिए लोगों को शक हुआ, इसलिए ये सब बातें खुल गई। ये जो करने के पीछे उनका आशा एक ही था कि 1 लाख वैक्सीन के पीछे 5-6 करोड़ रुपया कमाने का, लेकिन उन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। शिवम हॉस्पिटल पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, शिवम हॉस्पिटल को सील होना ही चाहिए और पुलिस और महानगर पालिका मिल के ये शिवम हॉस्पिटल को सील करेंगे। महानगर पालिका ने ऐसा निर्णय लिया है कि आज के बाद कोई भी ये जो घटना घड़ी उसके बाद वैक्सीन जहाँ पे भी दिया जाएगा वो वैक्सीन की बॉटल कहीं पे भी बाहर फेंकी नहीं जाएगी और जमा करके साथ में रख के फिर एक साथ में महानगर पालिका को वापस किया जाएगा। कांदिवली वेस्ट की हीरा नंदानी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन का कैंप 30 मई को लगा था। 1 महीने तक इस सोसाइटी के 390 लोग इस कश्मकश में रहे कि उन्हें असली वैक्सीन लगी या फर्जी वैक्सीन लगी, उन्हें पता ही नहीं था। आज मुंबई पुलिस ने खुलासा किया तो सोसाइटी के लोगों ने कहा अब सरकार जो विक्टिम है इस फर्जी वैक्सीन के, उन सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने का काम शुरू करे। काफ़ी शुक्रगुजार है पुलिस का जिन्होंने ये बहुत अच्छे से तहकीकात की जल्दी से, और इस बारे में अभी हमारी यही एक रिक्वेस्ट है बीएमसी से कि जल्द से जल्द हमारे जिनको वैक्सीन लगी है, जिन 390 मेंबर्स को, उनको रीवैक्सीनेट किया जाए, उनके जो सर्टिफिकेट्स आए हैं वो रिवोक किए जाए और प्रॉपरली सबकी एक मेडिकल चेकअप भी हो कि कल उठ के कोई बड़ा कोई इश्यू नहीं आए। हमारी प्राथमिकता यही है कि 390 जो वैक्सीनेट हुए हैं उनमें 50% लोगों को सर्टिफिकेट आए हैं
लेकिन उनको रीवैक्सीनेट करना है तो पहले उनके सर्टिफिकेट को रिवोक करना पड़ेगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जल्द उसी पे इंटरेस्ट से लेके ये रिवोक करवा के उनको रीवैक्सीनेट करें। इस फेक वैक्सीनेशन के पूरे मामले में वैक्सीनेशन के फर्जी सर्टिफिकेट कैसे तैयार किए गए, ये भी आपस में बहुत समझने की और बड़ी हैरानी की बात है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में एक महिला गुड़िया यादव शामिल है, जिसने कोविन अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड यूज किया और लोगों को फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी किए। गुड़िया यादव एक वैक्सीनेशन सेंटर में काम करती थी। अब जरा सोचिए कि वैक्सीन की जगह सलाइन वाटर का इंजेक्शन लगा और सर्टिफिकेट मिला असली वैक्सीनेशन का। यह सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। लेकिन कई बार आपको सावधान करते करते मैं सोचता हूं कि आप भी किस किस चीज से सावधान रहेंगे। बैंक अकाउंट लूटने वालों से, फर्जी वैक्सीन बनाने वालों से, फर्जी दवाई बेचने वालों से। लेकिन क्या करें, अमेरिका में, यूरोप के मुल्कों में कोई सोच भी नहीं सकता कि कोरोना की महामारी में परेशान बेहाल लोगों को इस तरह से लूटा जा सकता है। कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी नकली दवाओं के नाम पर, कभी फर्जी वैक्सीन के नाम पर। लेकिन क्या करें, सतर्क रहने के अलावा हमारे सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है। नकली वैक्सीनेशन के बाद असली वैक्सीन के बारे में एक अच्छी खबर भी आपको बता देता हूं। जल्दी ही 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बाजार में आ सकती है। इंडियन फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने दावा किया कि उसने बच्चों के लिए वैक्सीन बना ली है और वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी कामयाब रहा है। जाइडस कैडिला ने डीसीजीआई से अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी के इमरजेंसी यूज की परमिशन मांगी है। कंपनी का कहना है कि उसकी वैक्सीन एडल्ट्स के साथ साथ 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी सुरक्षित है। इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वैक्सीन की एफिकेसी 66% से ज्यादा है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तरह 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। आज इस कंपनी की तरफ से कहा गया कि क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान कुल 28,000 लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें से 12 से 18 साल की उम्र वाले 1,000 बच्चे भी शामिल थे। कंपनी ने यह भी कहा कि वो अगस्त से हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन के डोज प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा दिसंबर तक 5 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध करा सकती है। हालांकि अभी तक जो वैक्सीन मिल रही हैं उनकी या तो 1 या फिर 2 खुराक लेनी होती है, लेकिन जाइडस कैडिला की वैक्सीन की 3 खुराक लेनी होगी, 3 डोज लेनी होगी, यानी 3 बार इंजेक्शन लगाया जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन लगाने के पहले नीडल यानी सुई की जरूरत नहीं होगी। इसे बिना नीडल की मदद से फार्माजेट टेक्निक से लगाया जाएगा, यानी नीडल फ्री एप्लीकेटर के जरिए यह वैक्सीन लगाई जाएगी। बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाएगी और फिर उसे एक मशीन में लगाकर बाजू पर लगाया जाता है। इससे दर्द नहीं होता। आज एक और बड़ी खबर यह आई कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुए जमीन सौदों में गड़बड़ी के इल्जामात पर पहली बार राम मंदिर ट्रस्ट ने सफाई दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि जमीन की खरीद में न तो कोई गड़बड़ी हुई, न ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी गई। ट्रस्ट ने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, सारे दस्तावेज देख लिए हैं, वकीलों को दिखाए, ऑडिटर से इसकी जांच करवाई। अब वो पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जमीन खरीद में गड़बड़ी के जो भी इल्जाम लगाए गए थे वो राजनीति से प्रेरित थे, दुर्भावना से लगाए गए हैं। असल में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में पैसे के हेरफेर के इल्जाम से ट्रस्ट के लोग काफी परेशान थे, क्योंकि राम के काम में करप्शन का इल्जाम लगे ये कोई छोटी बात नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, लोगों के भरोसे का सवाल है। इसलिए ट्रस्ट के सारे बड़े पदाधिकारी पिछले 3 दिन से लगातार तहकीकात कर रहे थे। दिन भर मीटिंग चल रही थी, एक एक दस्तावेज को देखा गया, हर सौदे की जांच की गई, सरकारी अफसरों से पूछताछ की, ऑडिटर्स को सारे दस्तावेज दिखाए गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे, सारा हिसाब किताब उनको दिखाया गया।
जब सारी बातें क्लियर हो गई, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली, तब आज गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए जो भी जमीन खरीदी गई, जो भी सौदे हुए, उसमें सारा काम कानून के मुताबिक हुआ। जमीन मार्केट रेट पर खरीदी गई। गोविंद देवगिरी ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में जैसा राम मंदिर बनाना चाहता है, उसकी भव्यता के लिए 108 एकड़ जमीन चाहिए। अभी इतनी जमीन नहीं है, इसलिए इसे खरीदा जा रहा है और यह काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और पूरे कानूनी तरीके से हो रहा है। जो कुछ भूमि संपादन का काम किया गया, उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है ही नहीं। गर्भगृह के आसपास का जो स्थान मंदिर के रूप में हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उसके चारों ओर जो परकोटा बनना है, उस परकोटा के लिए आवश्यक भूमि ही हम लोगों के पास नहीं थी। इसलिए वहां का भूमि संपादन करना यह तो अनिवार्य था। इस कार्य को गतिमान करके और जब यह भूमि संपादन का काम चला तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार, घोटाले ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और लोगों को संभ्रमित किया गया। जो कुछ व्यवहार किया गया वह 100% विधान के अनुसार, कानून के अनुसार किया गया है। इसलिए इसमें अवैधानिक कुछ भी नहीं किया गया। यह हम विश्वास के साथ सारी जांच पड़ताल के पश्चात आपको बतला सकते हैं। असल में इल्जाम तो यह था कि जो जमीन कुछ दिन पहले 2 करोड़ में खरीदी गई, उसे कुछ ही दिन बाद राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। इसी तरह एक जमीन का टुकड़ा 20 लाख में खरीदा गया और उसे मंदिर ट्रस्ट को 2.5 लाख करोड़ में बेच दिया गया। जब ऐसे इल्जाम लगे तो संदेह तो पैदा हुआ। ट्रस्ट ने भी चुप्पी साध रखी थी, इसलिए राम भक्तों के मन में शक और बढ़ गया। लेकिन आज ट्रस्ट की तरफ से सारी स्थिति क्लियर की गई। गोविंद देवगिरी ने कहा कि मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई थी वो मार्केट रेट से कम पर खरीदी गई, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। जो कुछ भी भूमि ग्रहण किया गया है, वो भूमि ग्रहण आज के अयोध्या जी के बाजार भाव से जो मूल्य लगेगा उतने में अथवा उसके कम ही कीमत में किया गया है। इस बात को ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है और इसलिए यह लोगों को संभ्रमित करने का जो प्रयास किया गया, इस सारे प्रयासों के पीछे हम लोगों को तो एक ही हेतु दिखता है, एक ही उद्देश्य दिखता है। भगवान रामलला का जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण के कार्य में बाधा डालना, इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर के ये लोग कार्यरत हैं। और इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये सारा कार्य वैधानिक रूप से संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और कहीं पर भी कानून की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। यह मैं मेरे साथ आए हुए वकीलों के और लेखापालों के, सीएज के, उनके सबके जांच के बाद में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जो लोग जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगा रहे थे, उन्हें आज गोविंद देवगिरी ने चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लग रहा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन महंगी खरीदी है, तो राम कोटे के भीतर कोई इससे सस्ती जमीन दिलाकर दिखा दे। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा, अगर भविष्य में ट्रस्ट कोई और जमीन खरीदता है तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहेगा, ज्यादा सावधानी बरतेगा ताकि इस तरह की बातें ना उठें। जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है, क्या आप इस परिसर में आकर के रामकोट के भीतर कहीं पर भी इससे कम मूल्य में जमीन लेकर के हम लोगों को प्रदान कीजिएगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार का भू संपादन इससे कम में अथवा इतने भी मूल्य पर करना कितना कठिन है, यह रोज कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। और इसलिए मैं सारे राम भक्तों को, देश के सारे राम भक्तों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस विश्वास से यह कार्य हम लोगों को सौंपा गया है, उस विश्वास को हम
पूर्ण सार्थक करके रहेंगे। अभी भी नहीं हुआ है और आगे भी हम इससे भी अधिक सतर्क रहेंगे, क्योंकि कहीं तो भी थोड़ी सी सावधानी में शिथिलता हम लोगों के भी ध्यान में आती है। वो सावधानी में शिथिलता भी नहीं होगी और एक एक कार्य इस प्रकार पूर्ण होकर के रहेगा कि आप लोगों को भी गर्व होगा कि मंदिर का निर्माण भी इस ढंग से किया जा सकता है। अब मैं आपको श्रीनगर से आई कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। अब कश्मीर की बेटियां दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए कैसे तैयार हो रही हैं। बड़ी संख्या में कश्मीर की बेटियां जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए घरों से निकली। श्रीनगर के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 3 दिन से पुलिस की भर्ती के लिए अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं। कश्मीर की बच्चियां पुलिस की वर्दी पहनने के लिए दौड़ लगा रही हैं, फिजिकल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, इम्तिहान दे रही हैं। और आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये लड़कियां आसपास के इलाकों से नहीं बल्कि साउथ कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जैसे ऐसे जिलों से आई हैं जहां दहशतगर्दी का खौफ है। पुलवामा तो आपको याद होगा 3 दिन पहले ही एसपीओ फयाज अहमद के साथ उनकी वाइफ और बेटी की हत्या कर दी गई। फयाज का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पुलिस की नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज उसी पुलवामा से सैकड़ों बेटियां पुलिस में भर्ती होने का ख्वाब पूरा करने के लिए घरों से निकली। अब तक वैली की 1500 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियंस के लिए 1300 पोस्ट निकली हैं, जिनमें से अकेले कश्मीर से 1500 से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स अब तक फिजिकल टेस्ट दे चुकी हैं। बड़ी बात यह कि इन लड़कियों को उनके परिवार वालों ने पुलिस में अप्लाई करने के लिए परसुएट किया। बचपन से जो हालात हम देखते आ रहे हैं कश्मीर में, मतलब पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती है, मतलब हम खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। हमने बहुत सफ़र किया है, मतलब बचपन से ही जब से जिस हालात में हम पले बड़े हैं या आगे पढ़ने, मतलब जो हम देख रहे हैं कि हालात कैसे होने वाले हैं, उसी को देख के मतलब दिल में एक ख्वाहिश उठी कि नहीं हम भी जाएंगे इसमें, हो सकता है हमसे कुछ हो, अपने कश्मीर के लिए हम कुछ कर सके। अगर कुछ बने तो अपने कश्मीर को सुधारने, मतलब जो हालात है यहाँ के सुधारेंगे। ये नहीं है कि आगे मतलब कुछ भी होगा, लेकिन जब खुद से कुछ कोशिश करेंगे सुधारने में तो ही कश्मीर सेफ होगा। जी सर, मैं पुलवामा से आई हूँ, मुझे बहुत शौक है पुलिस में जाने का, तो मैं आई हूँ इसलिए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें सर। तो क्या सपने हैं आपको जिसके लेकर आप यहाँ पे आई हैं? सर बहुत सारे सपने हैं, इंशाल्लाह सब पूरे होंगे जब हम यहाँ मतलब क्वालिफाई होंगे, तो इंशाल्लाह बहुत सारे सपने हैं वो भी क्वालिफाई होंगे। तो कश्मीर के हालातों को देखकर डर नहीं लग रहा है? नो सर, डर किस बात का है सर? सर हम अपने देश की खिदमत करने के लिए आए पहले, तो फिर अपने घर वालों की खिदमत के लिए आए। पहले से शौक था पुलिस में आने? यस सर, पहले से बहुत शौक था इसमें आने की। परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? यस सर, घर वालों का पूरा सपोर्ट है इसमें। वक्त कम है, वरना ऐसी बहुत सारी लड़कियों की बातें आपको सुना सकता हूं। कश्मीर वैली की ये बच्चियां पुलिस में भर्ती होने के लिए सामने आई हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। ये बता रहा है कि कश्मीर बदल रहा है और ये बता रहा है कि कश्मीर में बहुत जल्द वापस पहले जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में महिला पुलिस की भर्ती होती थी तो जम्मू से ज्यादा लड़कियां आती थी, बहुत रिस्पॉन्स आता था, लेकिन वैली की लड़कियां पुलिस की भर्ती में शामिल होने बहुत कम आती थी, ना के बराबर। लेकिन आपने देखा तस्वीर बदल गई है और ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे कश्मीर के लिए, हमारे मुल्क के लिए। और ये तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर, इमरान खान के मुंह पर, जो कहते हैं कि कश्मीर के लोग अलग होना चाहते हैं। अब वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिए गए इमरान खान के एक भाषण का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। इमरान ने ऐसा क्या कह दिया? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।